हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की और पीरियोडिक टेबल के बनने के पहले क्या क्या अप्रोच किए गए थे पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, और फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स, छोटी छोटी बातें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, जिसको सावधानी से इस लेक्चर को आपको देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है था उस टाइम पे भी। क्यों? क्योंकि उस समय भी हमारे पास 115 एलिमेंट जो कि हमें पता है कि अभी नोन है, और इन सब के बारे में अलग अलग करके सबको स्टडी करना ये काफ़ी डिफिकल्ट वे होता। तो बहुत पहले से, बहुत पुराने टाइम से, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 1829 से, जो कि हम ट्रायड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उस समय के टाइम से भी हम लोग देख रहे थे कि उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की जा रही थी, और अपन कैटेगरी में पढ़ने की कोशिश वहाँ पे कर रहे थे। तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रायड्स के बारे में। डॉब्रिनियर ट्रायड्स ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो नेम है डॉब्रिनियर, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन एलिमेंट्स के एक ग्रुप बनाए जिसको उन्होंने नाम दिया कि फैमिली। ये ग्रुप कैसे थे? ये ग्रुप थे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप्स थे, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया। कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया कि उनके एटॉमिक मास तीन में जो एक्सट्रीम्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का मास का एवरेज मिडिल के इक्वल आता है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ट्रायड्स बनाए। ट्रायड्स का मतलब है तीन एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया फैमिली। और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कस किया है। तो देखें अपन ने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट लिख रखा है कि पहली बात तो इन्होंने है कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेज। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज करने की कोशिश की। उन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की, और कैटेगराइज करके स्टडी करने किया जा सकता था आसानी से। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड्स, जो हमने आपको बताया अभी। और ये ट्रायड्स कैसे थे? हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात थी कि द एवरेज ऑफ एक्सट्रीम मास, एटॉमिक मास ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द मिडिल एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे अपन देखते हैं पहला उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने अल्कली मेटल ग्रुप को अरेंज किया। उन्होंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसका एटॉमिक मास हमने लिख रखा है 7, 23 एंड 39। तो उन्होंने क्या बताया था कि आप इनको अरेंज करें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। हमने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, और उन्होंने बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम होती है मैंने इस तरफ लिख रखा है कि सारे मेटल, ऑल आर मेटल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे बताया कि ऑल ऑफ देम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली एंड H2 गैस। दूसरी प्रॉपर्टी भी तीनों में कॉमन थी। तीसरी प्रॉपर्टी कि उनकी सबकी वैलेंसी 1 होती है। तो कंडीशन फुलफिल हो गया। एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया उन्होंने, और ऐसे ग्रुप बनाया उन्होंने जिसमें कि तीनों की प्रॉपर्टी सेम हो या फिर सिमिलर हो। अब उन्होंने देखा कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाला, तो वो आता है 23, जो कि इसके बराबर था। तो इन्होंने इसको नाम दिया एक फैमिली। ओके, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये एक फैमिली हो गई, जो कि अल्कली मेटल ग्रुप का था। तो इन्होंने पहला ट्रायड बनाया। ठीक है, सो आप इतना कॉपी करें, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अब अपन देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैटेगराइज किया और 3 एलिमेंट्स को, कैल्शियम जिसका मास है 40, स्ट्रोनियम का मास है 88, और बैरियम का मास है 138। इनको सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इनके क्या थे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। कैसे? तो सारे मेटल थे, ऑल आर मेटल्स। दूसरा हमने लिया है द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन इन नेचर। और तीसरा है कि ऑल हैविंग वैलेंसी 2। और उन्होंने ये भी चेक किया कि इनका एवरेज कितना आता है। तो एवरेज आता है 88.5, जो कि क्लोज है 88 से। तो उन्होंने इसको बोला कि ये ठीक है। तीसरे की तरफ देखते हैं अपन कि हैलोजन ग्रुप में कैसा उन्होंने कैटेगराइज किया। हैलोजन ग्रुप में भी उन्होंने 3 एलिमेंट्स को लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को, जिनका कि मास होता है 35.5। दूसरे का होता है 80 और आयोडीन का 127।
इनकी उन्होंने उस समय देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। प्रॉपर्टीज कैसे हैं, तो ऑल आर नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, और तीसरी बात क्या थी, ऑल ऑफ देम एलिमेंट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 1। तो ये थे इनके सेम प्रॉपर्टीज की वजह से इन्होंने क्या किया, इसको एक ग्रुप में लिया, एक फैमिली बनाया, और फिर क्या हुआ, दोनों का एवरेज निकाल के देखा जो कि आता है 81.25 आता है, जो कि क्लोज टू 80 है। तो उन्होंने इसको क्या किया, ये ट्रायड्स के तीनों बातें यहाँ पे फुलफिल किया जाता है ना। कुछ लिमिटेशंस थे इनके। लिमिटेशंस ये था कि ये इन्होंने फेल हो गए कि सारे इस तरीके से अरेंज नहीं कर पाया उन्होंने, और दूसरी क्या था कि यहाँ पे 3 ही ट्रायड्स बना पाए, उसके बाद उन्होंने ट्रायड नहीं बना पाए क्योंकि सारे एलिमेंट्स इस तरीके से इस तरीके के की जो उनके प्रॉपर्टीज थे वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इसको कॉपी करें, नोट डाउन करें, फिर अपन आगे देखते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। देखिए ये लॉ 1864 में आया, और इसमें भी क्या हुए, इसमें भी क्लासिफिकेशन किए गए। कुछ इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज के टर्म में। एटॉमिक मासेज के अकॉर्डिंग उनको क्या किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, और ऐसा देखा गया कि हर एक 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के साथ सेम वापस मैं बताता हूं कि हर एक पहला वाला एलिमेंट 8वें वाले एलिमेंट के साथ सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। और इसको बोला गया कि ऑक्टेव्स रूल, क्योंकि ये 8वें की बात चल रही थी कि हर एक 8वां एलिमेंट क्या करता है, पहले वाली प्रॉपर्टीज के साथ, पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ रिपीट करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ही अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट in order of increasing atomic masses and found that the properties of every element are similar to the properties of the first element. Okay, उन्होंने बताया कि ऑक्टेव्स रूल है ये। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे लिख रखा है कि नोबल गैसेज आर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय नोबल गैसेज डिस्कवर नहीं हुए थे। अगर उस समय डिस्कवर हो गए होते तो फिर ये प्रॉब्लम अगेन आती कि नोबल गैसेज को कहां पे रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे रखा है कि इट वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ये प्रॉपर्टी फुलफिल, ये जो रूल था ऑक्टेव्स वाला, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था सारे एलिमेंट्स के लिए। ये अपन लिमिटेशंस में भी चर्चा करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दिस गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हमने लिखा है, this give a very important conclusion that there is some systematic relationship between the order of atomic masses and repetition of properties of elements. ओके, तो उस समय ऐसे कोई भी रूल नहीं आए थे जिसमें ये पता चलता है कि रिपीट होने, प्रॉपर्टीज के रिपीट होने वाली बात सामने आई। तो ये पहला रूल था ऑक्टेव्स रूल, जिसमें कि समझ में आया कि कुछ दूर के बाद प्रॉपर्टीज सेम पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के जैसा किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हालांकि ये फेल हो गया लॉ, बट यहीं से शुरुआत हुई कि अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है कि उसका पहला एलिमेंट और कुछ दूर के बाद वाला एलिमेंट सेम टाइप की प्रॉपर्टीज शो करे। अब अपन देखते हैं लिमिटेशंस। तो देखिए लिमिटेशंस में क्या अपन ने बात करनी है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल अबव कैल्शियम, जो कि हमने वहां पे भी लिख रखा है। तो ये क्या था कि कैल्शियम मतलब 20 तक तो ये फुलफिल हुआ, 20 इसकी एटॉमिक नंबर है, तो 20 तक तो ये फुलफिल हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से अरेंज करना मुश्किल था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस लॉ वाज ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज कि न्यूलैंड assumed that only 56 एलिमेंट exist in nature and no more element would be discovered in future. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इनके फेलियर होने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं और इतना ही नेचर में होते हैं, इसके आगे डिस्कवर नहीं होगा, जो कि आगे जाके गलत हो गया। नए एलिमेंट्स आए और ये रूल ऑक्टेव रूल क्या हो गया, फेल हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या था कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल ही पुट द एलिमेंट even 2 elements together in one slot and that too in calcium of unlike
टू इन कॉलन ऑफ अनलाइक एलिमेंट हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बात को फुलफिल करने के लिए सेम कॉलम में उन्होंने क्या कर दिया, सेम स्लॉट में उन्होंने क्या कर दिया, दो एलिमेंट को रख दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या था कि कैल्शियम, कोबाल्ट और निकल तीनों एक जैसे प्रॉपर्टी शो करने वाले होते हैं, फिर भी उनका प्लेस जो था वो काफी एक दूसरे से दूर था। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि आयरन, कोबाल्ट एंड निकल एलिमेंट विच हैविंग सेम प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड सो फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये कुछ इनके लिमिटेशंस थे, आप इसको कॉपी करें। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में, जो कि है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब अपन देखने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि इट इज ए चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर्ड इन सच अ वे that the element having the similar property occur in same vertical column called group। तो ये किसकी बात हो गई, ये हो गई पीरियोडिक टेबल की। कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल एक टेबल है या अपन बोल रहे हैं कि एक चार्ट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है एलिमेंट के लिए, और एलिमेंट को इस तरीके से कुछ अरेंज किया जाता है कि वो ग्रुप और पीरियड में डिवाइड हो जाए। ओके, अब देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अपन ने क्या पढ़ना है कि सबसे पहले तो मेंडलीव ने ये बात कहा था 1869 में, और उस समय 63 एलिमेंट ही डिस्कवर हो पाए थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और कुछ इस तरीके से अरेंज किया कि सिमिलर एलिमेंट्स क्या हो जाए, उसके वर्टिकली नीचे आ जाएं। मतलब अरेंजमेंट में उन्हें दो बात समझ में आई कि एक तो ग्रुप होगा, एक पीरियड होगा। ग्रुप कैसे होंगे, तो 8 ग्रुप्स होंगे। 8 ग्रुप्स किसको अपन बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसे 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 अरेंज किया हुआ है और ये लाइन ऐसे बन रहे हैं, तो ये जो लाइन्स है ऊपर से नीचे अपन जो आ रहे हैं, मतलब वर्टिकल लाइन्स जो है उसको अपन बोलते हैं ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पीरियड। तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन थे ये थे टोटल 7, और ये जो वर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है आपको ये थे टोटल 8। तो यहाँ पे हो गया 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड। अब देखिए उन्होंने और क्या किया, तो उन्होंने क्या किया कि जितने नॉन एलिमेंट थे उनको तो अरेंज किया ही, साथ में क्या किया, उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए। अब ये गैप्स इसलिए उन्होंने छोड़ा ताकि उन्होंने उसी समय प्रिडिक्ट किया कि जो एलिमेंट, जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो उस जगह पर प्लेस होंगे, और उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी भी बता डाली बिना डिस्कवरी के कि वो इस तरीके के प्रॉपर्टी शो करेंगे। और उन्होंने उसका नाम भी दे रखा था कि एक है एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ये एका का मतलब यहाँ पे होता है फर्स्ट। ओके, तो उनके पहले या उसके आसपास की का जो जगह था उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एक्सेट्रा। और देखिए इस पीरियोडिक टेबल में एक खास बात क्या थी कि जब नोबल गैसेज डिस्कवर हुए तो उनको भी उन्होंने लोकेट यहाँ पे कर पाया। तो चलिए यहां तक कॉपी कीजिए, फिर अपन और कुछ बातें करते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं कि मेरिट्स क्या था इसका। तो मेरिट में अपन लिख लेते हैं कि he predicted the existence of some elements. He predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. Second point, he predicted the property of several elements on the basis of their position in periodic table. Third point, he could accommodate noble gases when they were discovered. ये कुछ इसके मेरिट्स थे। अब अपन आते हैं डिमेरिट पे। तो देखिए डिमेरिट अपन बोलना ठीक नहीं रहेगा, अपन लिमिटेशंस वहां पे बोलते हैं कि लिमिटेशंस क्या था। तो लिमिटेशन ये थे कि उन्होंने आइसोटोप के पोजीशन को उन्होंने क्लियर नहीं किया। आइसोटोप्स को उन्होंने क्या किया, आइसोटोप्स को उन्होंने जगह नहीं दिया पीरियोडिक टेबल में, और इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया कि अपन क्यों वहां पे जगह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये अरेंजमेंट क्योंकि एटॉमिक मासेज के बेसिस पे था और आइसोटॉप्स के मासेज अलग अलग होते हैं, तो उस समय पे ये चीज किया गया। उस समय ये चीज लगा कि आइसोटॉप्स को उन्होंने जगह क्यों नहीं दिया। ये उस समय के लिए यहाँ पे लिमिटेशन में अपन पढ़ेंगे। दूसरा लिमिटेशन लिख लीजिए। फर्स्ट लिमिटेशन लिखिए
कि द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। सेकेंड वन, सेकेंड क्या था, उन्होंने एक रॉन्ग ऑर्डर रखा कि उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा, निकल को बाद क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू निकल। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपर्टीज के सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको पहले कोबाल्ट को पहले रखा, बाद में रखा निकल को। तो ये इसके लिमिटेशंस में लिख लीजिए। तो लिखिए रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। रिपीट कर रहा हूं, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाइड्रोजन के पोजीशन के बारे में उन्होंने सही जानकारी नहीं दी। उन्होंने हाइड्रोजन को किधर रखा, उन्होंने हाइड्रोजन को अल्कली ग्रुप में रखा। तो इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। द करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन्ड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पॉइंट वाइज लिख लीजिए, इस तरीके से आप एरो देके पॉइंट लिख लीजिए। It was placed in group 1 with alkali metal because like alkali metals they also combine with halogen, oxygen and sulfur. But hydrogen also resemble halogens in some properties. Example Cl2, F2, Br2। जिस तरीके से Cl2, Br2, F2 बना होता है वैसे ही हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक होते हैं। तो अपन तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनको उस समय ये बात आई कि अगर अल्कली ग्रुप में रखा है हाइड्रोजन को तो ये तो उसके जैसे भी बिहेव करते हैं, हैलोजन जैसे भी बिहेव करते हैं, तो फिर हैलोजन के ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया। ओके, तो उस समय ये कंफ्यूजन थी कि हाइड्रोजन को वहीं पे क्यों रखा गया, अल्कली में हैलोजन के साथ क्यों नहीं रखा गया। तो ये भी इसके लिमिटेशंस में आएंगे। तो ये था, ये सारी बातें थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में कि अपन ने देख लिया कि मेरिट क्या थे, डिमेरिट क्या था। मेरिट के बारे में अपन ने अगर चर्चा नहीं किया तो मेरिट के बारे में भी लिख लीजिए कि इस पीरियोडिक टेबल का मेरिट ये था कि ही प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। Second one, he predicted the property of several elements on the basis of their position in the periodic table. Third one, he could accommodate noble gases when they were discovered. ये तीन मेरिट थे, कुछ डिमेरिट हमने यहाँ पे बात किया और ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। कॉपी करें, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। लास्ट जितने भी हमने टेबल्स देखे थे, ट्रायड्स देखे थे, उन सभी में क्या एक चीज कॉमन था कि सारे जो थे वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थे और ये जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर पे डिजाइन किया हुआ है जिसमें कितने हैं, जिसमें 7 पीरियड्स दिए हुए हैं और 18 ग्रुप्स हैं। हर एक पीरियड के में कितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 2 है, 8 है, 8 है, 18 है, 32 है, बाकी जो है वो 7th में जितने बच गए वो बाकी वहाँ पे हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये फर्स्ट ग्रुप की बात है, फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड रेस्ट जितने भी थे वो 7th में रखे गए। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को इसमें ठीक किया गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का प्रॉब्लम था उसको क्या किया गया कि उसको अल्कली मेटल के ऊपर रखा गया, मतलब अल्कली मेटल के साथ नहीं रखा गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का कि कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या क्या कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या असर होता है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ के किसमें आके इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड होंगे? तो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में ऐड होंगे। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो क्या होगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। टॉप टू डाउन जाने में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करें और फिर अपन देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब अपन देखते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक अपन देख रहे हैं कि वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। पता है ये बात आपको? अच्छा, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना चाहता है तो वो कैसे कंबाइन होगा? या तो इलेक्ट्रॉन देके या लेके। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूज और गेन। क्यों लूज और गेन? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्यों देता या लेता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ऑक्टेट अगर पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, वो उस एटम की क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं वापस बता दूं कि क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट, या ऑक्टेट लिखिए यहाँ पे, ऑर्बिट नहीं ऑक्टेट लिखना चाहिए। इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी कैसा होता है, वैलेंसी पे क्या फर्क पड़ता है अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो, कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन इट शॉर्ट पीरियड द वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन इट डिक्रीजेज टू 0। और अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो फिर नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, सो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो कोई बदलाव नहीं होंगे, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो हर एक शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होगा, 1 to 4 पहले इंक्रीज होगा और फिर ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यहां तक कॉपी करें, फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख रहे हैं कि साइज ऑफ एटम। तो देखिए जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। सॉरी, साइज आपका डिक्रीज होते, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज आपका डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? तो इसका रीजन है, तो इसका रीजन आपको लिखना है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे नेट इफेक्टिव चार्ज, नेट इफेक्टिव क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। नेट इफेक्टिव चार्ज मतलब क्या होता है? तो नेट इफेक्टिव चार्ज किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, नेट इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज। और अगर नेट इफेक्टिव चार्ज उसका इंक्रीज हो गया, कैसे इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि वहां पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन बढ़ जाएंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, तो न्यूक्लियस का नेट पॉजिटिव चार्ज वो भी बढ़ जाएगा। और नेट पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी वहां पे ज्यादा होते जा रहे हैं, मतलब निगेटिव वाला भी ज्यादा है, पॉजिटिव वाला भी ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये साइज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जाएगा। और साइज यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि उसका साइज जो है सो रिड्यूस हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है, तो डिक्रीज होता है। रीजन आपको समझ में आ गया? तो रीजन आप लिखिएगा कि नेट इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and electron increases. Due to this size becomes compact. Size becomes compact ठीक है। क्या लिखेंगे, साइज क्या हो गया कि साइज रिड्यूस होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि लेफ्ट टू राइट जाने में। लेकिन अगर मैं जाऊं टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम। तो देखो टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है कि उसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या लिखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे एक क्या होगा, एक नया सेल ऐड होते जाएगा। तो लिखेंगे while moving from top to bottom, a new shell is added and the force of attraction between outermost electron and nucleus decreases। ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं कि क्या होगा कि देखो यहां पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक और सेल ऐड हो गया और यहाँ पे कि जैसे जैसे सेल ऐड होते जाएगा इसका साइज बड़ा होते जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आपको पता है कि ये कौन सा फोर्स यहाँ पे लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। मतलब दो चार्ज हैं, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो डिस्टेंस, नया सेल आ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। किसका डिस्टेंस बढ़ गया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ गया। और इन दोनों का डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो आप क्या बोलोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेज, हेंस साइज इंक्रीजेज। ठीक है, एंड हेंस साइज इंक्रीजेज। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका नेट इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे डोमिनेट करेगा ये फैक्टर। ठीक है, तो ये वो भी वहां पे हो रहा है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव ये है, और इसका इफेक्ट ज्यादा है। और इसका इफेक्ट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, साइज यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये बहुत बार पूछा जाता है कि साइज पे क्या फर्क पड़ता है और क्यों पड़ता है। ठीक है, तो कॉपी करें, फिर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं अब कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और ये कैसे वैरी होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन तो इज कॉल्ड इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। कि लूज करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मुझे बताओ कि अगर साइज कम छोटा हो जाए, साइज छोटा हो जाए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा तो क्या आसानी से लूज कर पाएगा? नहीं। तो मैं बोलूं कि जैसे जैसे साइज छोटा होते जाएगा, कॉम्पैक्ट होते जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। और अभी अभी आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइज अगर डिक्रीज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम में सोचते हैं कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो वैसे वैसे आपकी साइज इंक्रीज होती जाती है। एटम की साइज इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आसानी से वो लूज कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये देखो एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, यहाँ पे दूसरा और ये तीसरा है। बताओ यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि यहां से निकालना आसान है? तो जवाब है कि यहां से निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है और इसकी दूरी बहुत कम है, तो ये इसको ज्यादा जोर से होल्ड करके रखेगा। तो जैसे जैसे मैं बोलूं कि साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल। मुश्किल मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे इसको जोड़ के देखिए इन बातों को। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है ये आप अपने मन से लिख दोगे। फिर से मैं समझा देता हूं आपको कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्यों डिक्रीज होता है, राइट और टॉप टू बॉटम जाने में क्यों इंक्रीज होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट होता है, साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज़्यादा होना इसका मतलब है कि ज़्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस होल्ड करके रखा है, और होल्ड करके रखा है तो आप आसानी से लूज नहीं करवा सकते। मतलब आसानी से लूज नहीं करवाना मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो जैसे जैसे आप उधर जा रहे हो साइज आपका डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेटेलिक कैरेक्टर। जस्ट इसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होगा, तो इसका उल्टा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, इसका साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पुट करना आसान है, तो आसान है तो मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम जाने में देखो क्या होगा कि साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब कम होते जा रहा है, तो अगर आप उसमें पुट करोगे तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो उसको खींच नहीं पाएगा, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज होगा। मेटेलिक के उल्टा चलेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, रीजन भी लिखिए, यहाँ पे मैंने रीजन नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको लिख लें। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब आपका काम है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए और इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।